किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो यही रिस्ट्रिक्शन है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो फायरबेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, इसी तरह आपकी जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है, ऐप है, उसमें भी आप असिस्टमेंट चेक करें, यहाँ कनेक्टेड ही होना चाहिए, ठीक है। जब आप फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आप इसकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी सर्विस यूज़ करने वाले हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एसडीके टू योर ऐप, यानी आप रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ तो आपके पास ये पॉपअप आएगा, ठीक है। अलर्ट आएगा कि क्या आप वाकई ही ऐड करना चाहते हैं, ये डिपेंडेंसी भी बता रहा है आपको कि ये ऐड होगी, ये प्लगइन ऐड होगा। तो आप एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना वो आपके एप्लीकेशन में रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज ऐड करेगा। नाउ मूव टू योर फायरबेस, यानी आप अब अपने फायरबेस पे जाएं। पहले आप अपनी एप्लीकेशंस में ये सेटिंग करे थे, आप फायरबेस में चले जाएं। वहाँ पे आप देखेंगे आप अपनी रियल टाइम डेटाबेस सेलेक्ट करें, आपने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये पॉप अलर्ट आएगा जिसमें आएगा स्टार्ट इन लॉक मोड और टेस्ट मोड। हम चूँकि फ्री में करना चाह रहे हैं तो हम टेस्ट मोड में करेंगे। टेस्ट मोड में हमें पे नहीं करना पड़ता, हमें 30 डेज़ के लिए ये डेटाबेस मिल जाती है, ठीक है। तो हम एनेबल करेंगे यहाँ से। तो आपसे उसके बाद ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे डाटा में तो डेटाबेस क्रिएट होगी। यहाँ रूल्स में जाके हमें इसके रूल्स चेंज करने होंगे। यहाँ पे रूल ऑलरेडी रीड एंड राइट जो है वो फॉल्स किया होता है, तो हम इसमें फिर डेटाबेस में ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। तो हमें इसके रूल्स एडिट करने पड़ते हैं, रीड को भी ट्रू करना पड़ता है और राइट को भी ट्रू करना पड़ता है। रीड के बाद देखें कॉमा है और राइट के बाद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो गया पैरामीटर। तो ये रूल्स एडिट किए, एडिट करने के बाद आपको ये इस तरह से डेटाबेस नज़र आएगी। आप यहाँ भी इस डेटाबेस में इसको इस डेटाबेस में यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं डाटा, और अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इस डेटाबेस में डाटा ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐड किया हुआ डाटा, ठीक है। यहीं से आप डाटा ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा रिमूव हो जाएगा। इसमें जो ये है आपके पास, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। ऐसे डेटाबेस की टाइप्स पढ़ी होंगी ना आपने, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस। तो ये हायरार्किकल डेटाबेस है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर। ये वो टेबल टाइप स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आपके पास जो ये है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंस। पहले हम बोलते थे ना टेबल या डेटाबेस का नाम, इसे यहाँ पे बोलते हैं इंस्टेंस। इस इंस्टेंस के अंदर होते हैं रेफरेंस, जिन्हें हम वहाँ पे टेबल बोलते थे। ये रेफरेंस हैं, ये यूज़र एक रेफरेंस है, इसके अंदर सारी यूज़र्स की डिटेल है, ठीक है। तो ये इंस्टेंस और इंस्टेंस के अंदर है सारे रेफरेंस। तो जब भी हम अपने ऐप में भी यूज़ करेंगे, जब हमने इसको पिक करना होगा तो हम गेट इंस्टेंस करेंगे, जब हमने इसको पिक करना होगा तो हम गेट रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी डिलीट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये फायरबेस है, इसकी हम रियल टाइम डेटाबेस में गए, यहाँ मेरे पास ये एक यूज़र क्रिएट है रियल टाइम डेटाबेस में, ये, ठीक है। हम इसको डिलीट करके दोबारा भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, डिलीट करने के बाद भी आप इसको जो है वो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ से ऐड करना है ना, इसमें रेफरेंस ऐड करना है, ये इंस्टेंस है, आप इसमें रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे। इसका नाम मैं रख लेती हूँ यूज़र, ठीक है।
फिर आप इसके अंदर भी मज़ीद डाटा ऐड करना चाहते हैं तो ये इसके अंदर आप डाटा ऐड कर सकते हैं। यूज़र का नेम हमने रख लिया, ठीक है। मज़ीद ऐड करना चाहते हैं यूज़र का ईमेल, एक और डाटा ऐड करना है तो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक इंस्टेंस ऐड हो गया। ऐसे आप मज़ीद भी ये दूसरा इंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तीसरा, इस तरह से आप इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप जो है वो फायरबेस के थ्रू भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और आप दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप अपनी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू यहाँ पे डाटा ऐड करना चाहते हैं एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, तो फिर आप कैसे करेंगे? अगर आपने एंड्रॉयड ऐप के थ्रू करना है उसके लिए आपको ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लें, मतलब जो भी आपने डाटा ऐड करना है जिस भी तरह का, जैसे हमने यहाँ पे एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया, इसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। अभी हम अथेंटिकेशन नहीं कर रहे, तो आपने विदाउट अथेंटिकेशन डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप फायरबेस में जाके जो अथेंटिकेशन है ना, अथेंटिकेशन होगी, ये आप यहाँ पे ना एनोनिमस को एनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको विदाउट दीज अथेंटिकेशंस आप फायरबेस को यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये आपसे अथेंटिकेशन मांगेगा, ठीक है। तो हम इसमें से ये सारे कुछ अथेंटिक फेसबुक की, गूगल की, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन की अथेंटिकेशन पढ़ेंगे भी, तो आपने इसे एनेबल कर देना है ताकि आप विदाउट अथेंटिकेशन आप डाटाबेस को यूज़ कर सकें, ठीक है, इसके फायरबेस के फीचर्स को यूज़ कर सकें। और एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, वो आपने मैनिफेस्ट में जाके ना अपनी इस एप्लीकेशन को इंटरनेट की परमिशन देनी है, ठीक है। मैनिफेस्ट में जाके जहाँ पे एप्लीकेशन का सारा डाटा लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने यूजेस परमिशन एंड्रॉयड परमिशन डॉट इंटरनेट, ठीक है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी चीज़ की परमिशन देना चाहते हैं, जैसे कैमरे की परमिशन देनी है, आपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देनी है, तो आप यहाँ पे वो ऐड करते हैं, तो ये आपको परमिशन देना ज़रूरी है। इसी से फिर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज़ करते हुए फायरबेस को डाटा जो है वो देगी, ठीक है। परमिशन ऐड कर लेनी है आपने। परमिशन ऐड करने के बाद फिर आपने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, इसकी जो फील्ड्स हैं ये 1 2 3, इनको ऑब्वियसली इन पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसकी जावा में चले जाएंगे। वहाँ पे हमने क्या किया है, एडिट टेक्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने मतलब ले ली हैं एडिट टेक्स्ट की 3, क्योंकि हमारे पास ये 3 एडिट टेक्स्ट थे तो हमने इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। एक बटन था हमारे पास रजिस्टर्ड पे क्लिक करें तो रजिस्टर्ड का भी एक। फिर हमें डाटाबेस को डील करने के लिए हमें डाटाबेस का जो है वो इंस्टेंस भी चाहिए और डाटाबेस का रेफरेंस भी चाहिए। तो हमने फायरबेस डेटाबेस से हमें इंस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। इंस्टेंस ये फायरबेस डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। फिर डेटाबेस रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये जो है ना फायरबेस डेटाबेस, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें गेट करके देगा इंस्टेंस ये, और जो नीचे है हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस, ये हमें गेट करके देगा ये रेफरेंस, ठीक है। इसके थ्रू हम ये गेट कर सकते हैं। तो ये दो हमने इन 2 क्लासेस के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर हमने जो नेम, ईमेल, पासवर्ड और रजिस्टर्ड है ये, इनको इनकी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। जो आईडीज़ यहाँ पे मेंशन थी, यहाँ कोड में जो आईडीज़ यहाँ मेंशन थी उनसे इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया कि जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर, ये जो बटन है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
सबसे पहले जैसे आप बटन पे क्लिक करें, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, यानी फायरबेस डेटाबेस से इंस्टेंट उठा के ये वाला इंस्टेंट गेट कर लो और गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। ठीक है, वो जो इसी क्लास का वेरिएबल है। ठीक हो गया। दूसरा, अब रूट नोड लो, ऑब्वियसली फिर हम इसको पकड़ के ये पिक करेंगे। तो हमने रूट नोड लिया यानी इंस्टेंस लिया, डॉट गेट रेफरेंस और रेफरेंस का नाम भी दे दिया। ऑब्वियसली अगर यहाँ एक से ज़्यादा रेफरेंस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। गेट रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस भी ले लिया, यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर लिया, वो रेफरेंस में आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास इंस्टेंस भी आ गया डेटाबेस कह ले, और हमें हमारे पास रेफरेंस भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। और रेफरेंस में फिर हमने डाटा ऐड कर देना है। वो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म का डाटा है ये उठाना पड़ेगा, उठा के कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, किसी जगह पे। फिर जहाँ पे भी हम स्टोर करेंगे ना, वो हम डेटाबेस को दे देंगे। अब ये डाटा स्टोर करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये कि आप ये डाटा उठा के किसी क्लास में स्टोर कर लें और वो क्लास पूरी आप डेटाबेस को फायरबेस को दे दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये डाटा उठा के हैश मैप में रख लें। हैश मैप क्या है, आपके पास डाटा स्टोर करने के लिए भी एक, वो भी एक क्लास है, लेकिन वो बनी हुई क्लास है। या तो आप खुद से बना लें या आप एक बनी हुई क्लास चूज़ कर लें, उसमें डाटा रख लें और जो है डाटा फायरबेस को दे दें। हम पहले जो है वो अपनी क्लास बना के डाटा को स्टोर करना सीखते हैं। अब हमने ये जो डाटा है ये उठा तो लिया, यानी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ये 3 वेरिएबल्स में रख लिया, लेकिन हम फायरबेस को अलग अलग वेरिएबल्स नहीं देते। हम फायरबेस को पूरा ये इकट्ठा डाटा देते हैं। वो या तो क्लास के थ्रू या हैश मैप के थ्रू दे सकते हैं। तो अब हमने एक क्लास बनानी है जिसके अंदर हम ये वाला डाटा स्टोर कर सकें। तो वो क्लास हमने कैसे बनानी है, जैसे यहाँ डमी की क्लास बनी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। वो क्लास हमने कैसे बनानी है, हमने यहाँ पे न्यू पे जाना है, जावा क्लास, इसका नाम रख देना है ऐसे, यहाँ पे क्लास बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्लास बन गई। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर, और ये तीनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, हम अपनी क्लास में स्ट्रिंग क्लास के 3 ही, नेम, ईमेल, अच्छा ये देखें कि यहाँ पे ईमेल, नेम एंड पासवर्ड है। ठीक है, तो बेशक आप ये सीक्वेंस रख लें। ठीक है, ये ईमेल, नेम और पासवर्ड। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, मतलब इनको वैल्यूज़ आनी है ना, इनको वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, इनको वैल्यूज़ आएंगी ये वाली, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। कैसे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे आप, यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे जाएंगे और ये कंस्ट्रक्टर क्लिक करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर बन गया इस क्लास का। ये है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। आपने बनाना है एक खाली कंस्ट्रक्टर भी, ताकि अगर कभी डाटा नहीं भी आए ना तो क्लास एरर ना दे, खाली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। मतलब ऐसा भी होता है ना, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विद कंस्ट्रक्टर्स, विद पैरामीटर्स, और हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रख भी लेते हैं, जैसे हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो विदाउट पैरामीटर भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके और विद पैरामीटर भी हो सके। विदाउट पैरामीटर अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, जनरेट पे जाएंगे, कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे और सिलेक्ट नन। तो ये हमारा है खाली कंस्ट्रक्टर भी, यानी विदाउट पैरामीटर भी आप डमी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद दूसरा आपने बनाना होता है इसका मेथड, गेटर एंड सेटर। गेटर क्या करता है, वैल्यूज गेट करता है। सेटर क्या करता है, इनके अंदर वैल्यू सेट करता है। तो ये 2 मेथड आपको बनाने हैं। फिर आप जनरेट पे जाएंगे, आप गेटर अलग और सेटर अलग भी बना सकते हैं।
आप ये दोनों इकट्ठे भी बना सकते हैं, गेटर एंड सेटर, मतलब गेटर का काम भी करेंगे और सेटर का, वैल्यूज गेट भी करेंगे और सेट भी। ऑल सेलेक्ट किए, ओके पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास गेटर एंड सेटर बन गए। ठीक है, ईमेल वाला ईमेल, पास देखें नेम वाला नेम, ये दिस एंड दिस, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर से जो चीज़ें आ रही हैं, कंस्ट्रक्टर से जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पास हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ अब यही क्लास जो है ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेल्पर के नाम से बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो मैंने आपको नहीं सिखा दी कैसे सिखा बनाते हैं। फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे जाएंगे दोबारा, आपने अपनी जैसे मैंने अभी डमी बनाई थी ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, डमी क्लास, क्लास का नाम हेल्पर रख दिया, यहाँ पे न्यू डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब इसको पास कर देनी है चीज़ें। हमारे पास पहले जा रहा है ईमेल, सीक्वेंस वो रखना है आपने जो पैरामीटर्स का सीक्वेंस होता है। डमी क्लास में सबसे पहले जा रहा है ईमेल नेम एंड पासवर्ड। ईमेल, फिर आपने जाना है यहाँ पे नेम, STR स्मॉल है, ये ठीक है। देखें अब एरर रिमूव हो गया। तो ये हमने डमी क्लास जो भी बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया हेल्पर, और इसको ये तीनों चीज़ें पास कर दी। तो क्या हुआ, जो कि यहाँ से डाटा आ रहा था 3, वो अब इस डमी क्लास के पास चला गया है। ठीक है, वो यहाँ आ गया है इसके पास, डाटा स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब ये जो डमी क्लास है ये फायरबेस को वापस, ये फायरबेस को दे देनी है। कैसे, फायरबेस का रेफरेंस पिक किया, रेफरेंस डॉट चाइल्ड, वहाँ पे एक नया चाइल्ड क्रिएट होगा पोस्ट के नाम से। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे हम नेम के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो हम ये str नेम पास कर देंगे, इस नेम से नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा। डॉट पुश, पुश का फंक्शन पता है क्या करता है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हर दफ़ा डाटा ओवरराइट हो जाएगा, मतलब इसी के ऊपर बार बार लिखा जाएगा। हम चाहते हैं कि नया यूज़र क्रिएट हो, इसी के ऊपर बार बार, पहले जो यूज़र है उसके ऊपर डाटा ना बार बार रिप्लेस हो, तो इसके लिए हम पुश का फंक्शन यूज़ करते हैं। डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू में हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया हेल्पर, ये डाटा ले जाओ और रेफरेंस का चाइल्ड बना दो। ठीक है, और रेफरेंस हमने कहाँ से पिक किया था, रूट से, रूट फायरबेस डेटाबेस से। तो इस तरह से हमने फायरबेस डेटाबेस से पहले ये पिक किया, फिर ये पिक किया, और यहाँ पे सेट वैल्यू से अपनी क्लास पास कर दी। ठीक है, नीचे सिर्फ ये टोस्ट प्रिंट हुआ है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है रन, तो आपको ये टोस्ट मैसेज आ जाएगा। तो आपको देखें वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, फायरबेस का कितना आसान सा कोड है, सिर्फ डाटा रखना है आपने क्लास के अंदर। दूसरा मेथड आपका डाटा स्टोर करने का है हैश मैप। ठीक है, कि आप नई क्लास नहीं बनाना चाहते, आप एक बनी बनाई क्लास यूज़ करना चाहते हैं हैश मैप की, जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो भी, उसको वो कैसे करते हैं हम, इसमें भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर एंड क्लास। ठीक है, ये हमारे पास ये आ रहा है इस फॉर्म से, नेम, रोल नंबर एंड जो भी पैरामीटर है, 3 चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, 3 चीज़ें। अब हमने क्या किया, यहाँ से इन तीनों को इनिशियलाइज कर लिया, इनकी आईडी से बटन पे क्लिक कर लिया, यानी बटन, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा क्या होगा, बटन पे क्लिक होते ही देखें हैश मैप क्रिएट हो रहा है। हैश मैप, हैश मैप क्या होता है आपके पास, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैश मैप, हैश मैप डाटा को कलेक्ट करने, डाटा कलेक्शन की एक टाइप है, डाटा स्टोर करता है। इसमें डाटा जो है वो पेयर की सूरत में स्टोर होता है। पेयर कैसे, ऐसे, हैश मैप में पहली की और दूसरी वैल्यू, पहली की और दूसरी वैल्यू, जैसे हैश टेबल डाटा स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे यहाँ पे है हैश मैप, पहली की और दूसरी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से स्टोर होता है। तो अभी आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा जब आप इधर देखेंगे, ये आपने हैश मैप बनाया एक,
आपने हैश मैप को बताना है कि जो की और वैल्यू लेनी है वो किस टाइप की होगी। की हम बता रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप होगा और जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने उसको हैश मैप को उसका बता दिया स्ट्रक्चर। फिर हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू हैश मैप, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने इसमें डाटा डालना है। डाटा डालने के लिए हमने हैश मैप का ऑब्जेक्ट मैप डॉट पुट का फंक्शन, तो दो चीज़ें डालनी है, पहली स्ट्रिंग और दूसरी हमने ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग आपने वही डालनी है जो कि यहाँ होगा, ईमेल जैसे पहला है, तो आपने पहला ईमेल डालना है और यहाँ पे आपने ईमेल वाला बॉक्स, जैसे फिर यहाँ पे नेम एंटर किया हो ना, तो नेम वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, दूसरा आपने ऑब्जेक्ट दे दिया इसको एडिट टेक्स्ट, फिर आपने रोल, फिर उसका ऑब्जेक्ट दे दिया, तीसरा है फेम, उसका ऑब्जेक्ट दे दिया। तो इस तरह से जो वहाँ पे आपके नेम होंगे आपके डेटाबेस की कीज़ के, वही आपने यहाँ पे हैश मैप में यूज़ करने हैं। ये आपका इतना लिखने से आपका क्या हो गया, हैश मैप के अंदर डाटा चला गया। ठीक है, हैश मैप के अंदर डाटा चला गया। फिर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए पहले वाले मैंने उसमें क्या किया था कि फायरबेस डेटाबेस का अलग ऑब्जेक्ट बनाया था, इंस्टेंस का अलग ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे वो सारा कोड एक ही लाइन में कर दिया है। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, पर्सनल वाला पिक करो, डॉट पुश, वो सारा कोड एक ही लाइन में लिख दिया है। तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, फायरबेस डेटाबेस का इंस्टेंस का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन है वही कोड। ठीक है, उसमें भी हमने पुश डॉट सेट वैल्यू और उसको यहाँ पे क्या पास किया था, उसको यहाँ पे क्लास पास की थी, यहाँ पे हमने इसे क्या पास कर दिया है, मैप, हमारा हैश मैप। तो इतना लिखने से क्या होगा, इतना लिखने से क्या होगा, हैश मैप का डाटा जो है वो हमारे डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट के साथ ये ऐप कनेक्टेड है, उस प्रोजेक्ट की जो रियल टाइम डेटाबेस होगी, उसके इंस्टेंस में एक नया चाइल्ड क्रिएट होगा पर्सनल से, और वहाँ पे ये डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो लगाया हुआ है ये है, मतलब इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नीचे जो कोड है सारा, ये सिर्फ किस लिए किया हुआ है कि आप, ये आपकी लॉग कैट विंडो जो है ना, यहाँ पे आपका सारा लॉग मेंटेन होता रहता है कि आपने कब कब प्रोसेस किया और क्या क्या उसका, और ये इसके डिफरेंट एरर्स टाइप्स हैं, डिबगिंग में जो एरर्स आए, इन्फो में जो एरर्स आए, वार्निंग कौन कौन सी आई हैं आपके पास ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। ये कब चलता है, अगर तो ये आपका प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, यानी आप फायरबेस तक चले गए हैं सक्सेसफुली, तो फिर आपकी जो ये लॉग कैट विंडो होगी ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखिए, इंफॉर्मेशन में लॉग डॉट आई लिखेंगे तो इन्फो में आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐड ऑन फेलियर में आपका इंफॉर्मेशन में आएगा कि फेल हो गया है, प्लस एरर भी, किस वजह से फेल हुआ है, मतलब डेटाबेस किस वजह से फेल हुआ है वो, ये आप डिस्प्ले करवा सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फेल तो नहीं हो जाता। ठीक है, अगर डाटा नहीं जा रहा डेटाबेस में, तो फिर इसमें से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ऑन सक्सेस, अगर तो डाटा डेटाबेस में वाकई ही ऐड हो जाता है सक्सेसफुली, तो ये आपका ये मतलब डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक टैग है और दूसरा मैसेज जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ये टैग भी कोई सी भी की आप अपनी रख सकते हैं मर्जी से, ये भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉग, लॉग मेंटेन करना। ये लॉग कैट विंडो क्या है, डिस्प्लेइंग मैसेज, जब भी आप ने मैसेज को डिस्प्ले करवाना होता है अपने लॉग क्लास में, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सारा हिस्ट्री जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, लॉग हमारे पास ये डिफरेंट सारे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरर की होती है, जो मतलब एरर सबसे पहले, ये डिबग, इन्फो, वार्निंग, एरर सबसे पहले, और फिर बॉस की ये जो प्रायोरिटी है ये सबसे ज़्यादा लो होती है। तो जब भी एरर हमारे पास आता है, सबसे पहले तो देखिए ना, जब आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई एरर है, तो सबसे पहले आपके लॉग विंडो में वो एरर डिस्प्ले होता है, बाकी इंफॉर्मेशन, वार्निंग एंड अदर थिंग डिस्प्ले नहीं होती। और जब आपका सक्सेसफुली रन हो जाता है, कोई वार्निंग है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है, जिसका
जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता इसके इस रन होने से, सिर्फ वार्निंग्स होती हैं। कोई एम्प्टी वेरिएबल रह गया है, हमने यूज़ नहीं किया, तो वो ही उसकी वार्निंग दिखाएगा कि ये एक एम्प्टी वेरिएबल है जो कि यूज़ नहीं हुआ। उसका ऐसे प्रोजेक्ट के चलने से मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास सारा था कि किस तरह से हम डेटाबेस में डाटा डाल सकते हैं, फायरबेस के डेटाबेस में।